गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज़ टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन। इससे पहले हमने वेजेस को समझा था। क्या है वेजेस? जनरली वेजेस का मतलब होता है जो भी हम अर्न करते हैं, किसके थ्रू, हमने जो भी वर्क किया है उसके लिए जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। अमाउंट प्लस वो सारी चीज़ें या कह सकते हैं आप सुविधाएं जिसके थ्रू आपका क्या होता है, जो वेजेस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि जो थ्योरी ऑफ वेजेस में डिटर्मिनेशन की कंडीशन क्या होती है। मींस प्राइस डिटर्मिनेशन को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से डिमांड अराइज होती है और किस तरह से सप्लाई डिसाइड की जाती है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी डिमांड और सप्लाई की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो वेजेस हैं उसका प्राइस क्या होगा। जनरली जो आपका इंडस्ट्री होता है या फर्म होता है उसमें जो लेबर होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेबर का पेमेंट की कंडीशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इनकी अलग अलग होने की कंडीशन क्या है कि कई जगह हम इनको टेक्निकली या मशीन के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लेबर की ही ज़रूरत होती है, मशीनरी के थ्रू वो उस तरह के वर्क पॉसिबल नहीं होते। लेकिन उसमें भी एक लेवल तक हमें किसकी ज़रूरत होती है, वेजेस जो वर्कर हैं उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद उसमें भी कंडीशन क्या हो जाती है कि हमें और ज़्यादा लेबर की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सारी कंडीशंस के कारण जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो टोटली हर इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जो शुरू से अलग अलग लोगों ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की कि जिसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड हो कि जो आपका लेवल है किसका, प्राइस का अकॉर्डिंग टू वेजेस उस क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला जो इसमें थ्योरी है वो है आपका जीवन निर्वाह अथवा मजदूरी का लौह सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ वेजेस, सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, ये सबसे पहली थ्योरी थी। जनरली ये आई थी आपकी 18th सेंचुरी में। और इसके अकॉर्डिंग लोग क्या मानते थे कि जितना आपका लाइफ के लिए यानी आप जीवित रह सकें उतना ही आपको मजदूरी मिलनी चाहिए, ना उसे ज़्यादा मिलनी चाहिए ना उससे कम मिलनी चाहिए। मीन्स उस समय मज़दूरी को किस लेवल से नापा जाता था कि आपको उतना खाने को मिल जाए जिससे कंटिन्यूएशन में आप दूसरे दिन भी काम कर सकें, इससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब इसका क्या रीज़न था? पहला रीज़न तो ये था कि इसमें क्या कंडीशन लगा दी गई थी कि अगर मज़दूरी को इससे कम करेंगे, यानी वेजेस को अगर आप इससे कम करोगे तो उससे कंडीशन क्या हो जाएगी, जो है आपका कहना चाहिए उनको ठीक से खाना नहीं मिलेगा, भुखमरी वाली कंडीशन आ जाएगी। और उस कंडीशन में वो ना अपना पेट भर पाएंगे ना अपने परिवार वालों का पेट भर पाएंगे, और इससे उनकी परचेस पावर भी कंटिन्यूएशन में क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, और वो वर्क करने के लायक नहीं रहेंगे और हमारे पास लेबर नहीं बचेंगे। तो एक लिमिट से कम भी उनको वेजेस नहीं देना है और एक लिमिट से ज़्यादा भी उनको वेजेस नहीं देना है। अब एक लिमिट से ज़्यादा भी उनको वेजेस क्यों नहीं देना, इससे उनकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ हो जाएगी मीन्स उनकी डिमांड और नई नई चीज़ों की कंडीशन अराइज हो जाएगी, और उस कंडीशन में भी हमको क्या होंगे, मज़दूर आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वो मज़दूरी के लेवल में काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेन जो कंडीशन है उसमें यही फोकस किया गया कि इसमें जो मज़दूरी है वो किसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, जो उनका मेन कहना चाहिए ज़रूरत की चीज़ें बस जिससे वो परचेस कर सकें उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होना चाहिए, वेजेस होना चाहिए। दूसरा, जो पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, जो आपका वेजेस है उसको डिसाइड करना है। अब इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म थे? मेन इसमें क्रिटिसिज्म ये थे कि इसमें सिर्फ किस पे फोकस किया गया कि आप सिर्फ अपने डेली ज़रूरत की चीज़ें बस पूरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्या होगा, पेमेंट
नहीं मिलेगा। प्लस इसमें इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो भी कंडीशन है वो कैसी होगी कि ये ना आपके लाइफ स्टाइल को इंक्रीज़ करेगी ना डिक्रीज़ करेगी, आप कंटिन्यूशन में बस उसी लेवल पे बने रहेंगे और उसी कंडीशन में ही आपको कंटिन्यूशन में काम करते रहना है, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्लस इसमें क्या है, सिर्फ आपके लाइफ कंडीशन को ही फोकस किया गया, ये नहीं देखा गया कि कुछ एम्प्लॉय या वर्कर जो हैं वो कैसे हैं, अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जबकि कुछ अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में भी सबको जो पेमेंट है उसका लेवल कैसा है, एक जैसा है। मीन्स यहाँ पे बिल्कुल भी किसी की एफिशिएंसी या किसी की कम अच्छे तरीके से काम करने की कंडीशन, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जो थ्योरी है आपका है लिविंग स्टैंडर्ड वेजेस थ्योरी। लिविंग स्टैंडर्ड वेजेस थ्योरी में जो मेन फोकस किया गया है वो किस में किया गया है, लिविंग स्टैंडर्ड में। जैसे इससे पहले वाली थ्योरी में ही जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है कि जो वेजेस की कंडीशन है वो सिर्फ उनके रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी उससे क्या हो, मैच हो, उसको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे क्या करना है, उनका वेजेस डिसाइड करना है। तो यहाँ पे किसको, यानी मेथड वही पुराना है जो फर्स्ट में था, बस इसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया है, लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप देखेंगे कि उनकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, सारी चीज़ें कैसी हैं, प्लस आप उसको उनको वेजेस के अलावा क्या देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, इंटरटेनमेंट देने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो लेबर है वो उस चीज़ को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कब चेंज होता है, जब हमारी क्या होती है, जो मज़दूरी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, आप पहले से अगर सामने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो तो हमेशा कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मज़दूरी अभी उनको ज़्यादा देनी शुरू की ही नहीं है, तो उनके लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें चेंजेस कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, नेगेटिव कंडीशन को प्रेजेंट करती है। मीन्स जो आप लाइफ स्टाइल देख रहे हैं या लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जब वर्कर वर्क करना शुरू नहीं किया है, आपने उसकी एफिशिएंसी को समझा नहीं है, उस समय अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली हमेशा उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मिलेगा, कम ही मिलेगा। और जब तक आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कभी भी, या रहन सहन जो है, रहने का तरीका है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है आपका सेकंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी है वेजेस फंड थ्योरी। वेजेस फंड थ्योरी में ये जनरली लाया था एडम स्मिथ ने। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वेजेस का एक फ़ंड होता है। वेजेस का एक फ़ंड होता है मीन्स जब हम किसी भी तरह का अपना फ़र्म डिसाइड करते हैं तो फ़र्म के लिए जैसे बाकी खर्चे डिसाइड करते हैं वैसे ही जो लेबर रहते हैं उनके लिए हम क्या डिसाइड कर देते हैं, हम जनरली डिसाइड कर देते हैं कि उनके लिए पर्टिकुलर एक फ़ंड होगा और उस फंड में से उनको क्या दी जाएगी, मज़दूरी दी जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है ये आपका वेजेस फंड और सेकंड होता है नंबर ऑफ़ वेजेस। जब आप जो वेजेस फंड है उसको नंबर ऑफ़ कहना जो वर्कर हैं उनसे आप डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, वेजेस का प्राइस मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, अब इस 20 करोड़ में से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें अलग अलग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका कितना है, फर्स्ट जो 6,000 करोड़ रुपए वो किससे रिलेटेड है, लगान से। दूसरा जो 10 करोड़ है वो किससे रिलेटेड है, मज़दूरी से, मींस वेजेस से रिलेटेड है। और बाकी किससे रिलेटेड है, आपका इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, 20,000। इसके अकॉर्डिंग आपका जो वेजेस में जो खर्च होने वाला अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे 10,000। मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ वेजेस के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल फंड में कितना अमाउंट है आपके वर्कर्स के लिए,
10,000 रुपीज़ है। अब मान लो आपके नंबर ऑफ़ वर्कर कितने हैं, 100 है, तो पर जो वर्कर है उनको कितना अमाउंट मिलेगा, 100 रुपीज़ मिलेगा। अब मान लीजिए वर्कर का जो नंबर है वो बढ़कर 120 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर लेबर को कितना अमाउंट मिलेगा, सिर्फ 80 रुपीज़ मिलेगा। मीन्स जैसे ही नंबर ऑफ़ लेबर जो है वो 100 से बढ़कर 125 होंगे, उसी वैसे ही उनका जो लेबर का जो प्राइस का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ़ जो आपका वर्कर है उसको कम कर देते हैं, यहाँ पे क्या किए थे हमने, उसको बढ़ाया था, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे में देखिए घटा के उसको कितना कर दे रहे हैं, 50 कर दे रहे हैं, 50 कर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब नंबर ऑफ़ वर्कर कम हो जाएंगे तो वही अमाउंट क्या होगा, आप 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 50 से, तो अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 200 रुपीज़। तब अब उनका वेजेस जो है वो इंक्रीज़ होके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि टोटल आपने जो वेजेस है उसके लिए कितना फ़ंड रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ़ जो वर्कर हैं वो कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि पर जो वर्कर हैं उनको कितना अमाउंट एक्चुअल में मिलेगा। अब इसमें भी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म मीन्स हम पहले से ये नहीं सोच के रख सकते कि जो वेजेस है उसमें इतना ही पैसा लगाएंगे। ठीक है, वो उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वर्कर की डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और जो डिमांड अराइज़ होती है वेजेस की वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेजेस भी क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो ये डायरेक्ट कंडीशन कभी भी नहीं होती, ये कैसी कंडीशन होती है, इनडायरेक्ट वे पे कंडीशन होती है। तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ों पे फोकस करके तब हमको पर्टिकुलर डिसाइड करना होगा कि हम कितना खर्चा किस में करने वाले हैं, जो लेबर हैं उन पे करने वाले हैं। पहले से हम डिसाइड करके नहीं रख सकते कि अलग से इतना अमाउंट सिर्फ वर्कर के लिए है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूएशन में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। फिर आपका है रेसिडुअल क्लेम मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेजेस है, वेजेस का अमाउंट यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेजेस इक्वल्स टू क्या है, संपूर्ण उत्पादन, मीन्स टोटल प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ है वो अमाउंट। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन किए उसमें जो खर्चा हुआ, फिर हमने प्रोडक्ट को बेचा, जो पैसा हमको टोटल मिला, उस टोटल अमाउंट में से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, जो आपका इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, और जो आपका लगान है, इन सारी चीज़ों का आपका माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट एक्स्ट्रा बचता है वो सारा अमाउंट किस में खर्चा करेंगे, हम वेजेस पे करेंगे। अब ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्यों अप्लाई की गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो प्रॉपर आपका कहना चाहिए टैक्स से रिलेटेड कंडीशन होती है, इंटरेस्ट से रिलेटेड कंडीशन होती है, आपका प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन होती है, इनको निकालने का प्रॉपर मेथड होता है। तो वैसे ही जो आपका वेजेस है उसको भी निकालने का प्रॉपर मेथड है, तो हम उस मेथड को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हम इसके लिए बचा कुचा अमाउंट ही क्यों फोकस करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लास्ट अमाउंट होता है वो किसके लिए होता है, इंटरप्रेनर के लिए होता है, और जनरली वो उसे एज अ क्या रखता है, प्रॉफिट, सारी अमाउंट को अपने पास रखता है। तो उस कंडीशन में वेजेस का कैलकुलेशन होना चाहिए, आपके टैक्स का कैलकुलेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होना चाहिए, और लास्ट में जो अमाउंट एक्स्ट्रा बचता है वो किसके लिए होता है, इंटरप्रेनर के लिए होता है, क्योंकि जो लास्ट अमाउंट होता है वो कभी ज़्यादा होता है, कभी क्या होता है, कम होता है। तो ये सारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट पे हिस्सा मेनली किसका होता है, जो मेन इंटरप्रेनर है उसका हिस्सा होता है, ना कि उस पे मजदूरी का हिस्सा होता है। इसलिए जो वेजेस है, कंडीशन है, उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट है वो हमको डिसाइड करना चाहिए, ना कि ये देख के डिसाइड करना चाहिए कि पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो किस तरह की है, और हमको कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा वेजेस का, इस पे हमको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो ये आपका
क्या था, फोर्थ कंडीशन। अब हम समझेंगे फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस जनरली हम इससे पहले पढ़ चुके हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी सेम हमने समझा था, डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमने वेजेस के ही कंडीशन के बारे में समझा था कि जो वेजेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरह उनका एनालिसिस करते हैं, उसका जो कंडीशन है उसका हमने एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग किया था, जो VMP है और जो आपका कहना चाहिए MRP है, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन निकाला था। किस में निकाला था, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। सेम वही कंडीशन अब हम फिर से यहाँ पे उसी को समझेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने किसका कैलकुलेशन किया था, वेजेस का ही कैलकुलेशन किया था। और यहाँ पे भी हम किसकी कंडीशन को समझ रहे हैं, वेजेस की ही कंडीशन को समझ रहे हैं। तो दोनों का कैलकुलेशन और सारी कंडीशंस का जो टोटल मेथड है वो जनरली क्या है, एक जैसा है। इसे मेन प्रेजेंट किया था जो जॉन रॉबिन्स ने और JR हिग्स ने। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मान के चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको दिया है, आपके फर्म में कितने हैं, 10 लेबर्स हैं और टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है आपका 500 रुपीज़ होता है। अब मान लीजिए आप एक्स्ट्रा लेबर और ले आते हो, एक एक्स्ट्रा लेबर आ गए तो टोटल जो नंबर ऑफ़ लेबर हैं वो कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, जैसे ही जो लेबर है वो 10 से 11 हो गए, जो आपका टोटल अमाउंट कितना था, पहले 500 था, वो अब कितना हो गया, 225 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बीच में, 225 और 500 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा क्या कहना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंडीशन होगा वो क्या होगा, 25 रुपीज़ होगा। इस कंडीशन में जो ओनर है वो कितनी मजदूरी देगा, 25 रुपीज़ की मजदूरी हर वर्कर को देगा। तो इस कंडीशन में डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग, मार्जिनल प्रोडक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि पर्टिकुलर एक वर्कर के आने से जो अमाउंट की कंडीशन है वो क्या हुई, कहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड की कंडीशन क्या है, और डिमांड की कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो एक लेबर का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, जिससे कि हम कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट में ही रहें, किसी तरह का हमको लॉस ना हो। अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंडीशन है इसमें हम क्या मान के चलते हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि टोटल जो कंपटीशन की कंडीशन है वो कैसी होती है, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, हर एक चीज़ क्या होती है, प्रॉपर वे पे होती है, कहीं पे किसी तरह का कोई कहना चाहिए इम्बैलेंस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो भी वर्कर को अमाउंट होता है वो सही मिलता है, किसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज नहीं होता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, जब हम मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। और यहाँ पे जो सही अमाउंट है वही सही अमाउंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट लेबर को मिलना चाहिए वही अमाउंट उसको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन। जो आपका मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस की कंडीशन है उसकी क्या वो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। इसमें जनरली दो तरह की कंडीशन होती है, पहला होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि जो इससे पहले की कंडीशन हमने पढ़ा था, कौन सा, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी कंडीशन किस में चल रही है, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में चलती है, परफेक्ट मोबिलिटी है। ठीक है, और जो आपकी कंडीशन है उसमें कहीं पे किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं, और जो अमाउंट है वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, वेजेस का इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
मेंशन है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस है उसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है परफेक्ट कंडीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंडीशन। तो परफेक्ट कंडीशन में तो सेम यही सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होती हैं कि कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोबिलिटी है, प्रॉपर जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वेजेस का प्राइस डिसाइड किया जाता है, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लेबर्स की डिमांड है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, मार्केट कंडीशन पे और फर्म की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर लेबर्स है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। किसके अकॉर्डिंग, पहली तो फर्म के अकॉर्डिंग और दूसरी किसके अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। फर्म के अकॉर्डिंग लेबर की डिमांड की कंडीशन क्या है और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो लेबर की डिमांड है उसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे फर्म्स डिमांड फॉर लेबर। फर्म्स डिमांड फॉर लेबर में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन आपका लेबर का कंडीशन है, मार्जिनल प्रोडक्शन कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है MRP या VPM, इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है और उसके अकॉर्डिंग हमको मैक्सिमम लिमिट में क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। जैसे कि ग्राफ आपका दिया है, ग्राफ में कर्व से कंडीशन जो है क्लियर है, जिसमें कि जो कंडीशन है वो किस तरीके की है, लेबर की दो कंडीशन है L और L1 की, वेजेस की भी दो कंडीशन है आपकी W1 और W की। ठीक है, तो जब वेजेस हाई रहता है तो उस कंडीशन में जो लेबर की डिमांड है वो क्या रहती है, कम रहती है। जब लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वेजेस को भी उसी लेवल से क्या किया जाता है, नीचे कर दिया जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट है A और B वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका मेन प्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन पे डिसाइड करेंगे। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके इक्वल होती है, MRP और VPM के इक्वल होती है। इससे क्या होता है, फर्म डिसाइड कर पाती है कि एक्चुअल में जो कंडीशन है बाकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग और फर्म की जो कंडीशन है, क्योंकि हर फर्म एक ही साइज़ की नहीं होती, कुछ फर्म बड़ी होती है, कुछ फर्म छोटी होती है, उसके अकॉर्डिंग लेबर की डिमांड, लेबर की कंडीशन, सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो फर्म डिसाइड करता है कि उसे कम लेबर की ज़रूरत है या ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसे कम लेबर और एफिशिएंट लेबर चाहिए तो वो क्या करेगा, कम लेबर लेगा, एफिशिएंट लेगा और वेजेस क्या देगा, ज़्यादा देगा। बड़ी इंडस्ट्री है तो उसे कैसा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए लेकिन वेजेस उसे कम देना है, क्योंकि ज़्यादा देगा तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे उसकी जो क्या है, एफिशिएंसी की कंडीशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से टोटल जो कंडीशन है टोटली डिपेंड करती है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो फर्म की कंडीशन है, छोटी या बड़ी जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग उसके पेमेंट की जो कंडीशन है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी सही तरीके से मैच होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर कितने अमाउंट में वेजेस पे कितने लेबर को वो एम्प्लॉयमेंट दे। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ डिमांड फॉर लेबर। इंडस्ट्रीज़ डिमांड फॉर लेबर में मेन कंडीशन क्या होती है, टोटली इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें फोकस किया जाता है कि जितनी भी फर्म है उनको टोटल कंडीशन निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व बनता है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर जो डिमांड कर्व है वो किस तरह का है और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेजेस का अमाउंट कितना होगा। मीन्स जो फर्म की अलग अलग हमने निकाली डिटेल, उसी फर्म का प्रॉपर टोटल अमाउंट निकाल के उसके अकॉर्डिंग डिमांड की कंडीशन एनालिसिस करके पर्टिकुलर जो आपका वेजेस या प्राइस का कंडीशन है उसको क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। अब इनमें क्या क्या मेन इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला तो होता है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन मींस अगर आपका वर्क टेक्निकल थ्रू पे आसानी से हो सकता है तो वहाँ पे आपकी वर्कर की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको जो वर्कर या एम्प्लॉय है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उस कंडीशन में उनका जो वेजेस का अमाउंट रहता है जनरली वो क्या रहता है, बहुत
कम होता है। सेकंड कंडीशन होता है डिमांड फॉर गुड्स। जो लेबर की कंडीशन है उसको मेन इफ़ेक्ट करता है डिमांड ऑफ गुड्स। अगर मान लो गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो आपकी लेबर की डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उनका प्राइस भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जस्ट इसके अपोजिट जब प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स हमको मैन्युफैक्चर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका लेबर का प्राइस का डिमांड है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो अदर फैक्टर है वो भी टोटली इफ़ेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम जो लेबर है उनको मशीनरी से आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो लेबर चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे। और अगर हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं मशीनरी के थ्रू, तो उस कंडीशन में उनके चार्जेस क्या होंगे, सही होंगे। तो इस तरह से टोटली जो लेबर का प्राइस का कंडीशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लेबर के डिमांड की कंडीशन किस तरह की है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में मेन ये रहता है कि जो भी डिमांड है, जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में जितने नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत है उनको आप वहाँ तक पहुँचा पाते हैं कि नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि डिमांड तो अराइज होती है लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की कंडीशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो आप पर्टिकुलर क्या कर सकें, वहाँ तक उन वर्कर्स को सप्लाई कर सकें। और कोई भी वर्कर कहीं पे वर्क करने तभी जाएगा जब उसको वहाँ पे इतना अमाउंट मिले जिससे कि वो अपना जो रोज़ का कंडीशन है उसको आसानी से क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सके। और जब उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे उतना अमाउंट उसे मिल रहा है तो वो फिर आसानी से वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें भी मेन अलग अलग दो कंडीशन है, एक है आपका नॉन इकोनॉमिक फैक्टर और सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में मेन कंडीशन ये रहता है कि अगर हम कंटिन्यूशन में पहले से ही किसी वर्क में हैं और वहाँ की कंडीशन हमको अलग लगती है, भले वहाँ पे सैलरी कम है लेकिन वो घर के पास है और कहीं किसी तरह का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्लस उसमें टाइमिंग कम है, तो कई बार हम आलस के कारण जब हमको अच्छे अमाउंट में भी मजदूरी मिलती रहती है तो हम वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, या फिर हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग या हमारे सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमको वो सारी चीज़ें सही नहीं लगती तो भी उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो हम उसे करना पसंद नहीं करते। सेकंड है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स कई बार आपको हाई पेमेंट मिलता है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं वहाँ की सारी कंडीशन, प्लस वहाँ पे आपके ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, प्लस वहाँ पे आपको जो कि जॉब सेफ्टी है, पेंशन है, बोनस है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको जो इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ से भी आप टोटली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में आप नई जगह में टोटली हाई अमाउंट में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। या फिर और कंडीशन हो सकती है कि अभी की जो सारे आपके कंडीशन है वो आपके घर के पास हो, दूसरे कंडीशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़े। तो इस तरह की सारी कंडीशन भी कई बार क्या करती हैं, हमको हाई पेमेंट में जाने से रोकती है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, नए लेबर लाने की जगह क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पहले से ही वर्कर हैं उनका ही जो अमाउंट है इंक्रीज़ कर देते हैं और उनके वर्क आवर को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट का मेन कंडीशन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो पेमेंट है वो तो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर हमारा क्या होता है, जो हम हॉलीडेज़ हैं उसकी कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कम काम में भी उतना पैसा मिल जा रहा है जिससे कि हमारी लाइफ की कंडीशन जो है आसानी से मूव हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये भी कंडीशन अराइज़ होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है
की सैलरी बढ़ी, इंक्रीमेंट हुआ, तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप जल्दी थकते भी हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जल्दी जल्दी छुट्टियां भी लेना शुरू करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका वर्क का कंडीशन जो है वो सेम ही हो जाता है या उससे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ है वो हमेशा कैसा बनता है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ बनता है। जैसे कि यहाँ की कंडीशन में आपका दिया हुआ है, जैसे कि आगे जाके फिर कैसे मुड़ गया है, पीछे की ओर मुड़ गया है। मीन्स आपने टाइम आवर बढ़ा दिया, सारी चीज़ें बढ़ा दी, लेकिन ह्यूमन नेचर है वो एक लिमिट तक ही काम करता है, उसके आगे उसका शरीर जवाब दे देता है। उसके पास टोटल 24 आवर्स ही हैं, वो उतने में हर एक चीज़ करना चाहता है। सिर्फ केवल काम ही करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे किसकी ज़रूरत रहेगी, आराम की भी ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए ये हमेशा कर्व जो है कुछ आगे जाने के बाद वापस पीछे की ओर क्या हो जाता है, मुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो कंडीशन है वो हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। किसके अकॉर्डिंग, जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि मेन आपका जो वेजेस का कंडीशन है रुपीज़ में वो किस अमाउंट में होगा। यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग जो वेजेस की है प्राइस की अलग अलग कंडीशन दी गई है, डिमांड की कंडीशन अलग दी गई है, सप्लाई की कंडीशन अलग दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, मेन जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपका मिल रहा है 4 रुपीज़ में। 4 रुपीज़ में क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या है, अमाउंट 300 है। ठीक है, मीन्स जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो उस कंडीशन में आप वेजेस का रेट कितना रखेंगे, 4 रुपीज़ रखेंगे। उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, उससे कम रखेंगे तो मज़दूरों को नुकसान होगा और वो सही तरीके से काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस है उसका रेट क्या होना चाहिए, किस पेमेंट पर वर्कर आपको आसानी से मिल जाएंगे, एफिशिएंट वर्कर मिल जाएंगे और आपको भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ग्राफ के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई बोलते हैं। इस ई पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आप पर्टिकुलर जो वर्कर हैं उनको कितना वेजेस देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका नंबर ऑफ़ वेजेस हैं, मीन्स जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, ON होगा, और जो रेट होगा वो कितना होगा, OW होगा। इसी के बेस पे फिर फर्म डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको कितने लेबर की डिमांड है और वो किस वेजेस पे उनको वर्क देगी। इस तरह से इंडस्ट्री के बेस पे फर्म डिसाइड कर लेती है कि उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल क्या होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टोटल जो फर्म की कंडीशन है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो फर्म है वहाँ पे आपकी कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए। जनरली जो MRP है वो किसके इक्वल होना चाहिए, VMP के इक्वल होना चाहिए, और जो एवरेज वेजेस है वो मार्जिनल वेजेस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन इक्वल रहती है उस कंडीशन में ही हमको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे से क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, जो एवरेज वेजेस है और मार्जिनल वेजेस है ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, इक्वल हैं, और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, P है। तो इस तरह से पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो हमारे लिए कितनी सही है और किस तरह से ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की कंडीशन किस तरह से हम डिसाइड करेंगे जिससे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले और कहीं पे हमको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब किसके अकॉर्डिंग था, फुल कंपटीशन के अकॉर्डिंग। अब हम समझेंगे वेजेस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो वेजेस की कंडीशन है उसमें किस तरह से जो प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसमें भी जनरली 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जिसमें जो वेजेस को हम डिसाइड करते हैं वो किसके थ्रू डिसाइड करते हैं, जो मार्केट में मेन ग्रुप रहता है किसका,
इस तरह के प्राइस डिसाइड करने वालों का जो ग्रुप रहता है उस पे डिपेंड करता है। और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, जो प्राइस डिटर्मिनेट करता है उस तरह के डिटर्मिनेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जब एक होता है उस कंडीशन में क्या होता है, किसी तरह का बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, सौदेबाजी होती है। और फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेट पे हम मज़दूरों को मज़दूरी दें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है, सब अपनी अपनी फर्म में लोगों को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेबर का रेट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तो इसमें टोटल डिपेंड करता है कि जो वर्कर या एम्प्लॉय है उसकी कंडीशन किस तरह की है, और जो उनको उनके साथ डिस्कस करता है प्राइस से रिलेटेड उनकी कंडीशन क्या है, और उनमें कितना आपस में कंपटीशन है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस दूसरा क्या होता है, जो लेबर रहता है वो कई बार अकेला पड़ जाता है। और जब सौदेबाजी होती है उस कंडीशन में अकेला जो लेबर रहता है वो किसी तरह से अपने इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं कर पाता, और सामने वाला फिर जो प्राइस देता है उसके अकॉर्डिंग उसे काम करने के लिए क्या होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। कई बार तो जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन रहती है उसमें क्या होता है, इतनी यानी कम वेजेस मिलती है कि उसे क्या करना पड़ता है कि जो उसको पैसा मिलता है उसी में ही वो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि जो जितना अमाउंट मिले उसमें भी क्या कर ले, नौकरी कर ले, जिससे कुछ ना कुछ तो उसको क्या होता रहे, मिलते रहे। तो इसमें जो कंडीशन है फुल कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो लेबर रहता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, बेनिफिट उठाया जाता है, मीन्स वर्क ज़्यादा कराया जाता है और पेमेंट क्या किया जाता है, कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है, यूनिटी की कंडीशन नहीं होती। लेकिन जब ये लेबर एक यूनिट में आपस में जुड़ जाते हैं, मीन्स अपना ग्रुप बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग सब मिल के एक साथ अपना प्राइस डिसाइड करने के लिए कहते हैं, तो उस समय फिर क्या होता है, इंडस्ट्री या फर्म में प्रेशर पड़ता है, और फिर ये इनकी अपनी मनमानी ना चला के इनके अकॉर्डिंग इनके क्या करते हैं, वेजेस को इंक्रीज़ करने में सपोर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ से क्लियर है, यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट मेनली कहाँ पे है, ई में है, जबकि जो वेजेस का रेट है वो आपका कहाँ पे डिसाइड हो रहा है, टी। मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में रहता है कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेमेंट होता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो वर्कर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, शोषण होता है। मींस उनको जितना मिलना चाहिए, मींस ई पॉइंट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, लेकिन उनको अमाउंट किसके अकॉर्डिंग मिलता है, टी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। मीन्स जो आपके ओनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं, और जो लेबर है वो वर्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट क्या होता है, कम से कम अमाउंट में दिया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन से क्लियर है कि परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो लेबर रहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, शोषण किया जाता है, और उनको उस तरह का पेमेंट नहीं दिया जाता जिस तरह से उनकी वर्क एफिशिएंसी होती है। और वर्कर भी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं होते हैं कि वो एक कंटिन्यूशन में क्या कर सके, सामने वाले पे प्रेशर डाल सकें, तो जो भी अमाउंट मिलता है उस अमाउंट में उनको काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कोलेक्टिव बार्गेनिंग। मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, आपस में मिल के बैठ के जो ग्रुप का मेन हेड है वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर जो वर्क आवर है वो क्या होगा, प्लस रात में काम करने की कंडीशन क्या होगी, प्लस किस तरह से जो ग्रुप होगा डिसाइड होगा, कौन सा ग्रुप सुबह काम करेगा, कौन सा ग्रुप रात में काम करेगा, प्लस जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग वेजेस की क्या कंडीशन होगी,
उसके अकॉर्डिंग वेजेस रेट क्या होगा, प्लस अगर छुट्टी लिए तो उसकी क्या कंडीशन होगी, काम का बंटवारा कैसा होगा, हर एक चीज़ उसमें डिसाइड की जाती है। प्लस ये भी डिसाइड की जाती है कि जो ग्रुप से रिलेटेड वर्कर हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब दिया जाएगा, बाहर से अगर कोई वर्कर आते हैं तो उनको जॉब नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन जो है वो क्या रहता है, वर्कर का जो यूनियन होता है ये अपनी तरफ से रखते हैं, जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा क्या हो, शोषण ना हो और उनको कम से कम इतना अमाउंट मिले जिससे कि उनको अपने लाइफ स्टाइल को इंक्रीज़ करने में सपोर्ट मिले। तो इस तरह क्या होता है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसके थ्रू आप वेजेस की कंडीशन को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक लेवल तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कंटिन्यूएशन में इसकी अलग अलग कंडीशन होती है जिसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला होता है आपका जो रेस्ट्रिक्शन ऑन लेबर सप्लाई। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेबर सप्लाई में कंडीशन क्या होता है कि इसमें बाहर से किसी भी जो वर्कर को लाना रहता है वो टोटली क्या रहता है, मना रहता है। और इसमें जो कंडीशन रहती है वो कैसी रहती है, जो वर्क सीखने की कंडीशन रहती है उसका पीरियड लंबा होता है, प्लस वर्क आवर की कंडीशन और जो कंपटीशन की कंडीशन है वो सारी चीज़ों पे भी टोटली क्या रहता है, बैन रहता है। और इसमें सप्लाई के अकॉर्डिंग जो डिमांड की कंडीशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल करने की कोशिश की जाती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ई बनता है और दूसरा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई1 बनता है। और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि जो फर्म है उसमें कितने नंबर ऑफ़ वर्कर की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग टोटल वेजेस का अमाउंट कितना दिया जाएगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहे और वर्कर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। तो ये क्या हो गई, पहली कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है जो वर्क है उसकी कंडीशन किस तरह से होनी चाहिए। सेकंड आपकी कंडीशन है मार्जिनल वेजेस की कंडीशन। मार्जिनल वेजेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें भी डिसाइड करना कि पर्टिकुलर आपको कितने नंबर ऑफ़ वर्कर की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, सप्लाई की जो कंडीशन है वो क्या है, डिमांड की जो कंडीशन है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है जो यहाँ पे m और m1 प्रेजेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेजेस की कंडीशन क्या होगी, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वर्कर को अमाउंट मिलते रहे और किसी तरह से भी उनका गलत तरीके से हरासमेंट ना हो और उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा सही अमाउंट मिल सके। थर्ड कंडीशन है जो आपका डिमांड कर्व है वो हमेशा कैसे जाना चाहिए, जो है ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई कर्व की कंडीशन है वो क्या होगी और डिमांड कर्व की जो कंडीशन है वो क्या होगी, और किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर जो प्राइसिंग की कंडीशन है वो कितनी होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको मिले और जो आपका एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है वो भी कम ना हो। क्योंकि जनरली ये सब कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही वेजेस इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ वर्कर को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन को बचने के लिए ये सेकंड कंडीशन अप्लाई की जाती है, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो नीचे से है वो ऊपर की ओर बढ़े, ना कि ऊपर से क्या हो, नीचे की ओर है। इस कंडीशन को ध्यान में रख के करने से क्या होता है, नंबर ऑफ़ लेबर भी इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ वेजेस भी इंक्रीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी इंक्रीज़ होती है और सप्लाई भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह की कंडीशन का टोटल क्या करना, एनालिसिस करना। फिर नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं। इम्परफेक्ट कंडीशन में दो तरह की कंडीशन होती है, मोनोपोलिस्टिक और आपका होता है सेकंड मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन। मींस जो फर्स्ट मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन है उसमें एक ही फर्म है जो पूरी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे अगर डिमांड होगी तो फर्म की कंडीशन में जो लेबर है वो अपना रेट क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। जबकि आपका डिओगोपोली में क्या कंडीशन हो सकता है कि दो तरह का मार्केट है, दो तरह के कंपटीशन है, तो उसमें जनरली जो इम्परफेक्ट की कंपटीशन की कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पे भी क्या हो जाती है, कई बार अराइज हो जाती है और हमको यहाँ पे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो बेनिफिट हमको मोनोपोली की कंडीशन में मिलता है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है, किसके अकॉर्डिंग,
जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको किस तरह का रेट मिलना चाहिए और किस तरह से आप रेट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी आप कंटिन्यूएशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन सिर्फ बुक में होती है, एक्चुअल में ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो बार्गेनिंग की कंडीशन है उसमें क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती हैं, एक तो जो वर्कर हैं उनको बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी जगह नई टेक्निक आसानी से आ सकती है, या फिर दूसरे नए मज़दूर भी आसानी से लाए जा सकते हैं बाहर से। अगर सामने वाला लेबर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा, डिमांड कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फर्म है वो बाहर से दूसरा ग्रुप भी ला सकती है। प्लस दूसरा जो मेन कंडीशन है कि लेबर की डिमांड कब अराइज होती है, जब प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है। प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हुई मीन्स लेबर की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो टोटली क्या होती है, इनके सपोर्ट में नहीं होती है। प्लस इनको टेक्निक के थ्रू, मशीनरी के थ्रू भी आसानी से रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन के कारण इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है लेबर्स की कंडीशन हमेशा कैसे रहती है, सही नहीं रहती है। जो प्रॉपर रेट उनको मिलना चाहिए उस रेट में को वो कभी भी अर्न नहीं कर पाते हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम अमाउंट में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होकर अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा है और उस लेवल में टिके रहना हमारे लिए कंटिन्यूएशन में ज़रूरी भी है, क्योंकि हमको भूखे नहीं मरना और कंटिन्यूएशन में अपने वर्क को भी करना है, क्योंकि हम अगर हट जाते हैं तो उसकी जगह दूसरा कोई आसानी से उस जगह को कवर कर सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी कई कंडीशन है जो इस तरह के बैरियर क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है। तो ये आपका क्या था, वेजेस किस कंडीशन में, आपका परफेक्ट कंडीशन में, इम्परफेक्ट कंडीशन में, और बाकी उसका डिटर्मिनेशन प्राइस की कंडीशन का, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्कर हैं उसको किस तरह से अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। थैंक यू।